जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज, यानी कि जिसे हम जीपी सीरीज भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, यदि हमारे पास एक सीरीज लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है 1, 2, 4, 8। प्यारे बच्चों, आप अगर ध्यान से देखें तो आप ये देख रहे हैं कि एक में 2 का गुणा हुआ है तो 2 आया है, 2 में फिर से 2 का गुणा हुआ है 4 आया है, 4 में 2 का गुणा हो गया तो ये 8 हो गया। अगला जो पद होगा प्यारे बच्चों, वो आप भी जान रहे हैं कि 8 में 2 का गुणा होकर के कितना होगा, 16 होगा। 16 में 2 का गुणा होगा, फिर अगला पद 32 हो जाएगा, और ऐसे ही हमारा जो है ये सीरीज चलती रहेगी। प्यारे बच्चों, ये गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण है। गुणोत्तर श्रेणी में एक ध्यान दे बच्चों कि गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें किसी एक निश्चित संख्या का आगे आने वाले जो पद होते हैं उसमें या तो गुणा होता है और या तो फिर भाग होता जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को वापस बेटा। गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है कि जिसमें एक निश्चित मान, जिस निश्चित संख्या, एक निश्चित वैल्यू, उसका आगे आने वाले जो पद होते हैं उसको कैसे प्राप्त करते हैं, एक निश्चित संख्या का गुणा होता जाता है या एक निश्चित संख्या का भाग होता जाता है। तो ऐसी श्रेणी प्राप्त जो होती है वो हमें गुणोत्तर श्रेणी, उसको हम कहते हैं जीपी सीरीज कहते हैं। आइए बच्चों, जैसे अभी हमने एक उदाहरण देखा कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, दूसरी एक श्रेणी मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है 81, अगला पद लिखा हुआ है 27, फिर अगला पद लिखा हुआ है 9, और आगे के पद मैं आपको बता रहा हूं कि आप बताएं आगे के जो पद हैं वो क्या होंगे। देखिए 81 से 27 होने में बेटा यहां पर 3 का भाग दिया गया, 81 में 3 का भाग दिया गया, 27 मिला, 27 में फिर से 3 का भाग दे दिया गया, 9 मिला, 9 में 3 का भाग आप जब दे देंगे तो प्यारे बच्चों ये मिल जाएगा 3, और फिर आप 3 में भी 3 का भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 1, और फिर 3 का भाग देंगे तो 1/3, 1/9, और ऐसे ही सीरीज ये बढ़ती जाएगी। आपने देखा ऊपर की जो श्रेणी थी उसमें एक निश्चित संख्या 2 का गुणा होता जा रहा था, दूसरी श्रेणी देखी एक निश्चित संख्या 3 का भाग होता जा रहा है। मैंने अभी आपको परिभाषा में कहा था कि एक निश्चित संख्या होगी उसका या तो गुणा होता जाएगा या तो फिर भाग होता जाएगा। ऐसी श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, जीपी सीरीज कहलाती है। आपने देखा ये यहां पर जो सीरीज है बेटा ये भी जीपी हो गई, क्योंकि इसमें 2 का गुणा होता गया। यहां ये भी सीरीज जो है ये जीपी सीरीज हो गई, इसमें एक निश्चित संख्या 3 का भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जीपी श्रेणी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी कहते किसको है। अब आगे की बात समझ लीजिए बेटा, यहां पर ए जो होता है, ए को हम कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है इसे फर्स्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा, जैसे आप इसको देखें तो यहां पर ये देख लीजिए ये ए है, ए की जगह पर क्या है प्यारे बच्चों, ए की जगह पर 1 है। दूसरी बात आप समझ लीजिए आर, इस आर को हम कहते हैं सर्वानुपात। सर्वानुपात इसे इंग्लिश में बेटा कहा जाता है कॉमन रेशियो, इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉमन रेशियो, सर्वानुपात। ये आर कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों, आर निकाला जाता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दें तो हमें कॉमन रेशियो सर्वानुपात आर पता चल जाता है। जैसे इस प्रश्न में अगर हम आपसे कहें आर क्या है, तो आपने बेटा अभी क्या पढ़ा, दूसरा पद बटे पहला पद, तो दूसरा पद है 2 और पहला पद है यहां पर 1। आपने जब दूसरे पद में पहले पद का डिवाइड करा दिया तो आर का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इस दूसरी श्रेणी में भी अगर हम आर का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म जो कि 27 है अपॉन में फर्स्ट टर्म यहां पर 81 है। आपने बेटा इसका डिवाइड करा दिया तो 27 के पहाड़े को पढ़ेंगे तो 3 बार में आएगा 81, यानी कि आर सर्वानुपात कॉमन रेशियो का मान हो गया 1/3, और ऊपर वाली श्रेणी में हो गया आर का मान 2। तो आपने देखा ए पहला पद सीख लिया, आर आप समझ गए क्या होता है। अगर हम प्यारे बच्चों आपसे कहें इसी श्रेणी में अगर हम आपसे कहें कोई विशेष पद बताइए, जैसे उदाहरण के तौर पे इस एक को कहेंगे पहला पद,
इस 2 को कहेंगे दूसरा पद, ये 4 को कहेंगे तीसरा पद, ये 8 को कहेंगे चौथा पद, ये 16 है पांचवा पद। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं 10वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, 25वां पद बताइए। तो प्यारे बच्चों, आपको गुणोत्तर श्रेणी अगर है तो उसके nवें पद का एक सूत्र होता है Tn बराबर AR की पावर n-1। ये पर्टिकुलर उस श्रेणी के लिए अगर nवां पद है और उसमें आगे के पद नहीं दे रहे हैं, वही अंतिम पद है, तो उसको लास्ट टर्म L से भी डिनोट किया जा सकता है। तो ये श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर AR की पावर n-1। ए बेटा अभी मैंने आपको बताया पहला पद फर्स्ट टर्म होता है, आर सर्वानुपात कॉमन रेशियो होता है, और ये एन क्या है? एन बेटा यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एन, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थात पदों की संख्या। तो बेटा जितने पद हैं वो n से कैलकुलेट होते हैं। n की जगह का मतलब है, n का मान है बेटा पदों की संख्या, n को कहते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे इस प्रश्न में आपसे कहा गया कि 10वां पद निकालिए, तो आप समझ गए कि n की जगह 10 लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपने गुणोत्तर श्रेणी में अभी तक देखा कि आप पहचानना सीख गए कि कौन सी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होगी। फिर आपने गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद देखा। आइए अब इस बात को हम आगे और समझ लेते हैं। आपसे कहेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। प्यारे बच्चों, यानी कि आपसे कह रहे हैं nth टर्म ऑफ अ जीपी। तो देखिए बेटा, इसमें 2 बातें आपको समझ लेनी है। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, एक होता है बेटा सूत्र प्रारंभ से nवां पद, और दूसरा सूत्र होता है अंत से nवां पद। बेटा मैं आपको बता रहा हूं गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद प्रारंभ से जो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद पूछा जाएगा, तो Tn बराबर AR की पावर n-1। ए पहला पद होता है फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो सर्वानुपात होता है, n पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब अंत से अगर आपसे कहेंगे अंत से nवां पद, तो बेटा इसका सूत्र होता है L अपॉन R की पावर n-1। ये जो L है बेटा, ये होता है लास्ट टर्म अंतिम पद। L का मतलब है लास्ट टर्म अंतिम पद। उस गुणोत्तर श्रेणी, जो गुणोत्तर श्रेणी दी जाएगी उसका अंतिम पद होगा, उसे L कहेंगे। R और L मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एक बात ये हो गई। अब आप दूसरी बात को समझ लीजिए। अगर हम आपसे कहेंगे यदि a, b, c ये 3 संख्याएं बेटा गुणोत्तर श्रेणी में हैं, यदि a, b, c जीपी में है, तो आपको अभी मैंने बताया कि जो सर्वानुपात कॉमन रेशियो r होता है उसका सूत्र होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि b अपॉन a। अगर कोई बच्चा कहे कि सर थर्ड टर्म में अगर मैं सेकंड टर्म का डिवाइड करा दूं तो क्या कॉमन रेशियो मिलेगा? बिल्कुल सही है बेटा, मिल जाएगा। आगे वाले पद में पीछे वाले पद का डिवाइड करा देंगे तो कॉमन रेशियो आर मिलेगा। जो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करने पे कॉमन रेशियो मिला, वही कॉमन रेशियो हमको मिलेगा जब थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का डिवाइड करा देंगे, जैसा मैंने आपको यहां पर दिखाया। यानी कि ये दोनों कॉमन रेशियो हैं और ये आपस में बराबर हैं। अब बेटा क्या होगा, p का गुणा जब b से करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, a का गुणा c से होगा तो ये ac हो जाएगा। आप लोगों ने 12th क्लास में या फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा, यदि a, b, c जीपी में होते हैं तो b स्क्वायर बराबर ac होता है। आपने देख लिया कि ये कैसे प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने ये दोनों बातें सीखी। अब मैं आपको एक तीसरी बात भी सिखा देता हूं। तीसरी बात को समझ लीजिएगा। यदि आपसे कहें किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों को जोड़ना है, तो बेटा जोड़ यानी कि योग, उसे हम Sn से डिनोट करते हैं। Sn का मतलब है n पदों का योग। तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र समझ लीजिए, AR की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। यदि आपसे कहा गया हो r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो बेटा आपको यह सूत्र लगाना है n पदों के योग का। एक बात और समझ लीजिए आप, जब आपको अंतिम पद दे दिया जाएगा तो ये सूत्र आप न लगा करके तब आप लगाएंगे r माइनस a अपॉन r-1। तो प्यारे बच्चों ये बेटा आपने n पदों के योग का सूत्र देखा। अब एक चीज और समझ लीजिए, यदि आपसे कहेंगे r की वैल्यू जैसे यहां पर कही गई थी 1 से ज्यादा है, अगर r की वैल्यू 1 से कम दे दी जाएगी तो n पदों के योग का सूत्र क्या होगा,
तब सूत्र होगा बेटा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तब बेटा ये सूत्र हो जाएगा। अगर अंतिम पद दे दिया जाएगा, जब r की वैल्यू 1 से कम है और अंतिम पद दे देंगे, तो आप इस सूत्र का प्रयोग न करके तब आप सूत्र लगाएंगे बेटा a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास n पदों के योगफल का सूत्र आ गया। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, इसी में बेटा क्रम में योगफल में अनंत पदों का योगफल। जब आपसे कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल बेटा बताइए, तो उसका सूत्र होता है इनफाइनाइट बराबर a अपॉन 1 माइनस आर। आप a और r के बारे में जानते हैं। हाँ, एक चीज आपको बेटा याद रखनी है, यहां पर r की वैल्यू मॉड r की वैल्यू 1 से कम होती है। अगर हम इसे तोड़ करके लिखें और समझा के आपको बताएं तो बेटा r की वैल्यू आप समझ लीजिएगा -1 से ज्यादा और 1 से कम होती है। बेटा अनंत पदों का जब योगफल होता है तो आपको याद रखना r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहती है, -1 से ज्यादा और +1 से कम होती है। ये आपको बेटा इतना नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने 3 पॉइंट को देख लिया है। अब मैं आपको चौथा पॉइंट डिस्कस करता हूं। प्यारे बच्चों, चौथे पॉइंट को भी समझ लीजिएगा। आपसे कहा जाए यदि a, b का गुणोत्तर माध्य, a, b का गुणोत्तर माध्य जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको ये याद होना चाहिए। ये क्या होगा, a, b का गुणोत्तर माध्य बेटा होगा a, b, इसके ऊपर पावर है 1/2। अब एक बात आपको और समझ लेनी है। आपसे यदि कह दें कि a, b, c का गुणोत्तर माध्य आप बताएं, तो प्यारे बच्चों ये गुणोत्तर माध्य निकालने का तरीका है a, b, c का गुणोत्तर माध्य कहा गया a, b, c और इसकी पावर 1/3। यदि हम आपसे यहां पर बेटा कह देते हैं कि यदि a, b, c, d, मैं आपसे कह देता बेटा इसका गुणोत्तर माध्य, इसका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन बताओ, तो बेटा प्यारे बच्चों मुझे लगता है आप सीख गए हैं। आप बता सकते हैं क्या होगा प्यारे बच्चों, a, b, c, d और इसके ऊपर पावर 1/4। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप में से कई बच्चों ने इसका जवाब दे दिया होगा। अब बेटा एक 5वें पॉइंट को भी समझ लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। ये क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमसे कह दें दो संख्याएं हैं a, b, इनके बीच में n गुणोत्तर माध्य पद रखे गए हैं g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn। यदि a, b के बीच में n गुणोत्तर माध्य रख दिए गए, दो संख्याएं a, b हैं, उनके बीच में यदि n गुणोत्तर माध्य g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn तक रखे गए, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपको याद होना चाहिए। वो बेटा पॉइंट है g1, g2, g3, g4 एंड सो ऑन gn तक। प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट है, याद रखिएगा g की पावर पर n। ठीक है, g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn। यदि a, b के बीच में n गुणोत्तर माध्य g1, g2, gn तक थे, तो इन सभी का गुणनफल बेटा g की पावर n हो जाता है। ये g क्या है, g है a, b का गुणोत्तर माध्य। ठीक है, दो संख्याएं a, b थी, इनका गुणोत्तर माध्य, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया a, b की पावर 1/2 और पावर पर हमारे पास यहां पर लगा हुआ था n। तो प्यारे बच्चों ये g1, g2, g3 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, इसकी वैल्यू आ रही है ab की पावर n/2। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने इसके 5 पॉइंटों को देखा जो चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। अब कुछ बिंदुओं को मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, इन्हें भी आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं। जैसे मैं आपको पहला पॉइंट बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखिएगा। आपसे कहा जाए यदि a1, a2, a3, a4, a5, a6 एंड सो ऑन an, आपसे कहा जाए ये हमारे n पद हैं गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि जीपी सीरीज में है, तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना है। वो याद रखने वाली बात क्या, इसको देख लीजिएगा। आपके प्रश्न में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है समदूरस्थ।
समदूरस्थ पद यदि A1 A2 एंड A3 A4 AN तक ये पद जीपी में हो, आपसे कहें तो बताइए इस श्रेणी में जो पद हैं उनके समदूरस्थ पद अगर ले लेंगे तो वो किस श्रेणी में होंगे? बेटा वो भी जीपी में होंगे। ये कैसे प्रश्न बनेगा? देखिए, जैसे मैंने समदूरस्थ का मतलब आपको बताना चाहता हूं। जैसे ये पहला पद लिया, दूसरा पद ना लेकर के मैंने तीसरे पद को ले लिया, चौथे पद को ना लेकर के मैंने पांचवें पद को ले लिया, पांचवें पद को लेने के बाद मैंने छठे को नहीं लिया, सातवें पद को ले लिया। यानी कि मैंने क्या किया, एक पद लिया और एक नहीं लिया, एक पद लिया और एक पद नहीं लिया। इससे जो हमारी श्रेणी बन रही है प्यारे बच्चों, ये भी गुणोत्तर श्रेणी होती है। याद रखना, अगर आपसे कहते हैं कि किसी जीपी के समदूरस्थ पदों को लेते हैं तो वो कौन सी श्रेणी होगी प्यारे बच्चों? वो भी गुणोत्तर श्रेणी होगी। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा इसी में। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि समदूरस्थ पद, आपने एक पद लिया और एक पद नहीं लिया, एक पद लिया एक पद नहीं लिया, ऐसे सीरीज बना दी। अगर मैं आपसे कहूं एक पद को ले रहा हूं, दो पद को छोड़ के फिर एक पद लेता हूं, A1 लिया, A4 लिया, फिर दो पदों को छोड़ दिया, फिर मैंने यहां पर A7 ये ले लिया। अब आपके पास जो श्रेणी बनी है ये कौन सी है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारी जीपी सीरीज ही है। इस समदूरस्थ शब्द में सब चीज आ गई, यानी कि सम होना चाहिए बेटा। जैसे एक पद के बाद आप एक पद को छोड़ करके दूसरा पद लेते हैं, फिर एक पद को छोड़ के फिर दूसरा पद लेते हैं, ये श्रेणी भी जीपी है। अब आपने दो दो पदों को छोड़ा, एक पद लिया, दो छोड़ने के बाद फिर पद लिया, फिर दो पदों को छोड़ने के बाद फिर पद ले लिया। ऐसे ही ये जो श्रेणी का निर्माण हो रहा है ये भी जीपी सीरीज है। यदि हम ये कहते हैं कि एक पद लें और फिर तीन पद ना ले करके फिर एक पद ले लें, फिर तीन पद ना ले करके फिर एक पद ले लें, तो वो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो भी जीपी श्रेणी होगी। ठीक है बच्चों, एक बात हो गई। आइए अब दूसरे पॉइंट को भी समझ लेते हैं। बेटा दूसरा पॉइंट ये, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं A, B, C, D एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास है एक गुणोत्तर श्रेणी। दूसरी श्रेणी मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड सो ऑन, ये एक मैंने आपसे कहा कि भाई दूसरी श्रेणी है। ये पहली गुणोत्तर श्रेणी और ये दूसरी गुणोत्तर श्रेणी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसके संगत पदों का गुणनफल कर दें और इसके संगत पदों का आपस में भाग कर दें। क्या कर दें? एक तो मैंने कहा गुणा कर दें, दूसरा मैंने कहा आपस में भाग कर दें। किसका कर दें? संगत पदों का। संगत पद यानी कि करस्पॉन्डेंस टर्म, ये कौन से होते हैं? बेटा देख लीजिए, इस ए का करस्पॉन्डेंस टर्म कैपिटल ए है, इस स्मॉल बी का करस्पॉन्डेंस टर्म कैपिटल बी है, स्मॉल सी का करस्पॉन्डेंस टर्म कैपिटल सी है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि भाई ए फिर ए, बी फिर बी, सी और फिर सी, ये श्रेणी कैसी होगी? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ये भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी ही होती है। यदि मैं आपसे कह दूं भाई A अपॉन A, B अपॉन B, C अपॉन C, ये कौन सी श्रेणी होगी? ये भी गुणोत्तर श्रेणी होगी। यदि मैं यहां पर बेटा इसको पलट करके लिख दूंगा तो ये भी गुणोत्तर श्रेणी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात मेरे को याद आ गई है, तो प्यारे बच्चों आप इसको भी समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि हम आपसे कहते हैं कि A, B, C ये गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं तीन, यदि A, B, C ये तीन गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं, तो आपको याद रखना है कि यदि हम इनको पलट दें 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, ये किस श्रेणी में होंगे? तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में ही होंगे। ठीक है, यदि ए बी सी जीपी में है तो 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, ये किस श्रेणी में? ये भी जीपी श्रेणी में। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने पॉइंट देखे, अब आगे के पॉइंट्स भी समझ लेते हैं जीपी सीरीज में। देखिएगा, एक एक करके इन पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे आपसे बेटा कहा जाए कि यदि A, B, C AP में है, चूंकि आप AP श्रेणी भी पढ़ चुके हैं, अब आप जीपी पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात ज्यादा अच्छे से आएगी। यदि ABC AP में है तो log A, log B, log C, बेटा याद रखना ये जीपी में हो जाएंगे, ये जीपी में हो जाएंगे। याद रखना, यदि ABC AP में है तो उनके लॉग जीपी में। अब एक बात और भी समझ लीजिए बेटा, आपसे कहें यदि ABC ये जीपी में कह दें, यदि ABC जीपी में है तो उनके जो लॉग लेंगे तब वो किस में होंगे? तब वो AP में हो जाएंगे। प्यारे बच्चों याद रखना इस बात को, आपको यहां पर मैं
अच्छे से समझा भी दे रहा हूं। यदि एबीसी एपी में है तो उनके लॉग जीपी में है, यदि एबीसी जीपी में है तो उनके लॉग एपी में है। याद रहेगा बेटा? चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट बेटा आपको समझ लेना है कि यदि आपसे कहें कि जीपी में कोई आपको 3 पद लेने हैं, 3 संख्याएं लेनी है, ठीक है, जैसे आपसे कहते हैं एपी श्रेणी में 3 पद हैं या 3 संख्याएं हैं, या आपसे कह दे 4 संख्याएं हैं, 4 पद हैं कोई जीपी सीरीज में, या 5 संख्याएं 5 पद के बारे में कहें, तो यदि 3 पद कहते हैं तो आपको बेटा वो कंसीडर करना है A/R, A, AR। यदि आपसे कहते हैं कि वो संख्याएं 4 जो हैं उनको आप सपोज करिए, या 4 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जो जीपी में है, वो कैसी होंगी बेटा? वो होती हैं A/R क्यूब, A/R, तीसरी है AR और चौथी है AR क्यूब। यदि आपसे कह दे 5 संख्याएं बताइए जीपी में, तो प्यारे बच्चों आपको जीपी की 5 संख्याएं हैं वो पता लगानी है, तो क्या हो जाएंगी? A/R स्क्वायर, A/R, AR और AR स्क्वायर। तो यानी कि ये आपको जो पता चल गया बेटा, इसमें क्या पता चला है कि यदि हमसे जीपी में कहा जाए 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, तो आपको जीपी में जो संख्याएं माननी है वो आपको इस ढंग से माननी है। क्लियर है? अब अगली बात को भी समझ लीजिएगा। जैसे आपको बेटा कहा जाए कि यहां पर लिखा हुआ है 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुणोत्तर श्रेणी है। यदि मैं आपसे कहूंगा किसी भी एक निश्चित संख्या को लीजिए, किसी भी एक निश्चित संख्या को, उसका हर पद में गुणा करा दीजिए या उसका हर पद में भाग करा दीजिए। याद से सुनिएगा, ध्यान से इस बात को समझना मेरी। यदि कोई जीपी सीरीज लिखी हुई है, उसमें एक निश्चित संख्या, मान लीजिए निश्चित संख्या है 4, निश्चित संख्या है 2, निश्चित संख्या 5, कुछ भी ले लें, कोई भी एक निश्चित संख्या ले लें, उसका अगर हम हर एक संख्या में गुणा करें या हर एक संख्या में भाग दे दें, तो जो रिजल्टेंट सीरीज आएगी, जो परिणामी श्रेणी होगी, प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, वो परिणामी श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी ही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, फिर आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको जीपी सीरीज के और जो रह गए मैं उन्हें भी डिस्कस कर देता हूं। अभी तक मैंने आपको जीपी श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट समझा भी दिए हैं। बाकी बचे हैं ये 6, इन पॉइंट को भी एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं। मैंने बोर्ड पर लिख दिया साफ साफ, आप इनको एक एक करके मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप बस समझिएगा। पहला बेटा, ये डायरेक्ट एज अ फॉर्मूले के तौर पे और कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट तीनों के रूप में प्रयोग होते हैं। ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा जाए यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूवां पद m हो, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूवां पद m तथा p माइनस क्यूवां पद n हो, तो pवां पद क्या होगा? तो रूट mn होगा। क्यूवां पद पूछ लेंगे तो m ब्रैकेट में n अपॉन m होल पावर p अपॉन 2q, ये क्यूवां पद होगा। बेटा एज अ फॉर्मूले के तौर पे आप इन्हें डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपका समय बच जाएगा। आइए देखते हैं। दूसरा है, यदि पीवां पद m, क्यूवां पद n दिया जाए तो आपसे आरवां पद पूछते हैं, तो बेटा डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, m की पावर r माइनस क्यू अपॉन n की पावर r माइनस p होल ब्रैकेट है 1 अपॉन p माइनस क्यू। ये आपको गुणोत्तर श्रेणी में आरवां पद निकालना होगा, डायरेक्ट आप इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। चलिए तीसरे पॉइंट को भी समझ लेते हैं। कह रहे हैं यदि एबीसी एपी में हो, यदि एबीसी एपी में हो तो x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, ये बेटा याद रखना है जीपी श्रेणी में हो जाएंगे। यदि एबीसी एपी में है तो ये आपको बेटा जीपी में हो जाएंगे, याद रखना। अगला चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं, परीक्षा में पूछा भी गया है बेटा। यदि एबीसी एपी में हो तथा जीपी दोनों में हो, यदि एबीसी एपी के साथ साथ जीपी में भी हो, तो याद रखना है a बराबर b बराबर c। यहीं पर बेटा मैं आपको एक पॉइंट और भी समझा देता हूं, लगे हाथ यहीं पर। बेटा एबीसी एपी में तथा जीपी में हो तो यह याद रखना है, अगर आपसे ये कह दें एपी जीपी एचपी तीनों में है, यदि एबीसी एपी जीपी एचपी तीनों में है, तो भी बेटा आपको यही शर्त याद रखनी है, उसके लिए भी यही शर्त होती है। आगे देखते हैं पांचवा। कह रहे हैं इकाई के घनमूल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा जीपी में होते हैं। बेटा इकाई के जो 3 घनमूल होते हैं वो बेटा मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाया था, उसमें डिस्कस करा था। इकाई के 3 घनमूल होते हैं, वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
ये हमेशा किस श्रेणी में होते हैं, ये याद रखना है बेटा, ये जीपी श्रेणी में होते हैं। मैंने आपको वहां पर समझाया था। ये किस त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ये भी मैंने समझाया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इकाई के 3 घनमूल जीपी में होते हैं और ये समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है, फॉर्म अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है बेटा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके कह रहे हैं यदि ए तथा बी के बीच n गुणोत्तर माध्य n ज्योमेट्रिकल मीन्स हो तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको तैयार कर लेने। क्या है, तो बेटा क्या होता है कि G1 G2 G3 एंड सो ऑन Gn, ये जो ए बी के बीच में गुणोत्तर माध्य थे ना, उन्हीं गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल ए बी, ये पहली और अंतिम संख्या, इनके गुणनफल की घात n/2 ये होती है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। दूसरा बेटा सर्वानुपात कॉमन रेशियो, यदि ए बी के बीच में n गुणोत्तर माध्य रखे गए तो श्रेणी जो बनती है जीपी, उसका सर्वानुपात r का मान बेटा b/a होल पावर पे बेटा ध्यान रखना b/a होल पावर 1/n+1 होता है। ठीक है बच्चों, इसे एक एक करके साफ साफ आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। ठीक बच्चों, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको जीपी सीरीज के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट्स को, फॉर्मूलों को समझा चुके हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं उनको कराते हैं इन्हीं शॉर्टकट, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। आइए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। बेटा आप कोशिश करिएगा, जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूं पहले आप वीडियो को रोकिए, इसे स्वयं सॉल्व कीजिए, तब आपका अच्छा सा अभ्यास हो पाएगा। आइए देखते हैं। जैसे सवाल लिखा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 5 और सर्वानुपात, यानी कि जीपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म बेटा जीपी सीरीज का उसे हम ए से डिनोट करते हैं, वो 5 लिखा हुआ है पहला पद। सर्वानुपात यानी कि कॉमन रेशियो जिसे हम आर कहते हैं, वो यहां पर दे रहे हैं -5, और आपसे कह रहे हैं कौन सा जो पद होगा वो ये 3125 होगा। मान लेंगे ये nवां पद होगा, तो 3125 ये nवां पद है। आपसे कह रहे हैं n का मान निकालिए, कौन सा पद, यानी कि पदों की संख्या पूछी जा रही। प्यारे बच्चों, हमने जीपी सीरीज का nवां पद का सूत्र देखा था, Tn बराबर AR की पावर n-1। Tn के प्लेस पर हमने लिखा 3125, A के प्लेस पर लिखा 5, R के प्लेस पे -5 और पावर पर है बेटा n-1। यहां तक आप सभी बच्चों को आ रहा होगा। हमने 5 से इसको कैंसिल किया बेटा, 5 छक्का 30, 1 बचा 2 12, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचेगा, 5 लेकर के हो जाएगा ये बेटा 25 हो जाएगा। अब आपको यहां पर क्या मिल रहा है, ये मिला बेटा -5 की पावर पर है n-1, ये 625 है बच्चों। 625 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 4। चलिए लिख देते हैं इसे 5 की घात 4। ठीक है बच्चों, यहां तक आ रहा आपको। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है -5 की पावर n-1। बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास -x की पावर 4 लिखा है तो इसे हम बेटा x की पावर भी 4 लिख सकते हैं। क्या हम -x की पावर अगर 3 लिखा है तो उसे हम x की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही हो जाएगा। बेटा ऐसा क्यों होता है? पावर आपको याद रखनी है, अगर पावर सम होगी तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और यदि पावर विषम होगी तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं बेटा, 5 की घात 4 है, यानी कि ये सम है, इवन है, तो हम इसे -5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, आपने पढ़ रखा है यदि आधार बराबर होते हैं तो पावर को हम बराबर आपस में कर सकते हैं। यहां पर पावर थी n-1 और दूसरी तरफ पावर थी 4, तो बेटा ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, तो 4 और 1 ये मिलकर के हो गया 5। यानी कि आपसे कह रहे थे इसमें कौन सा पद 3125 होगा, तो बेटा पदों की संख्या आ गई 5, यानी कि हमारा इसका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का 6वां पद 32 और 8वां पद 128 है तो श्रेणी का सर्वानुपात यानी कि कॉमन रेशियो क्या होगा। आइए बच्चों इसे देख लेते हैं। यहां पर आपसे कहा गया कि गुणोत्तर श्रेणी का 6वां पद यानी कि T6 का मतलब 6वां पद, ये 6वां पद आपको 32 दिया जा रहा है, और 8वां पद यानी कि T8 8वां पद ये दिया जा रहा है 128, और आपसे कह रहे हैं इसका कॉमन रेशियो R क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इसे सिंपल एकदम सॉल्व करते हैं तो T6 का मतलब होगा AR की पावर 5। इसका मतलब है
बेटा T6 की वैल्यू जब AR की पावर 5 हो गई तो ये T6 की वैल्यू 32 दी जा रही थी। दूसरा T8 है, इसका मतलब है AR की पावर 8 - 1 तो ये हो गया 7, ये वैल्यू 128 दी जा रही है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस का आपस में डिवाइड करा देते हैं। अगर इसे फर्स्ट कहेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन कहेंगे, तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे तो हमें बेटा प्यारे बच्चों मिल क्या जाएगा, AR की पावर 7 अपॉन AR की पावर 5, ये मिलेगा 128 और यहां पर बटे में आएगा 32। A से A कैंसिल, R की पावर 7 है और ये 5 है बेटा, तो जब आपने डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है पढ़ा होगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 आएगा। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अगर हम इसे कैंसिल करें तो, अगर सिंपली कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 से कैंसिल किया तो 28 आ रहा है, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 से कैंसिल करेंगे, 8 चौको 32। बेटा R स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, R की वैल्यू आ गई 2। हमें सर्वानुपाती तो चाहिए था, वो हमारा बेटा 2 आ गया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आप थोड़ा सा अपना समय बचा सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय ऐसे बचेगा। आप इसे इस ढंग से देखिए, क्या करते हैं कि मैं इसको बेटा हटा दूं, यहां पर इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, तब मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूं। चलिए इतने जगह में हमारा ये हो जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे आपसे कहेंगे यहां पर छठवां पद 32 है और 8वां पद 128 है। बेटा याद रखना कि कम पद है तो वैल्यू भी कम है, पदों की संख्या बढ़ी तो इसका मान भी बढ़ गया, यानी कि R की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ते 1 से ज्यादा ही होने वाली है। क्यों, फिर से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। छठवां पद है 32, पद मैंने बढ़ा दिया 8वां कर दिया, तो ये वैल्यू में 32 से बढ़कर के 128 हो गई। R की वैल्यू यानी कि 1 से ज्यादा ही होगी। अगर उल्टा होता, पद यहां पर जैसे बढ़े हैं और ये मान कम हो जाता, तो R की वैल्यू आपको 1 बटे में आने लगती, यानी कि 1 से कम होने लगती। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब क्या करना है, इसको समझते हैं बेटा। आपको इतना करना है, ये जो ज्यादा वाली संख्या थी आपको ये लिखनी है, और बटे में ये जो छठवां पद है 32 आपको इसको लिखना है, और बेटा यहाँ 1 बटे लगाना है। 1 बटे में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ छठवां है, छठवें से 8वां पद हुआ था, यानी कि कितना पद बढ़ा था, 2 बढ़ा था, तो 1 बटे 2 लगा दिया। बेटा 32 से 128 को कैंसिल करेंगे, 4 आएगा, घात 1 बटे 2 बेटा, इसका मतलब है 4 का वर्गमूल, तो बेटा रिजल्ट आ गया 2, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन है, जैसा आपने अभी देखा था। ठीक है स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 9 - 3 + 1 - 1/3 एंड सो ऑन। कहना इसके अनंत पदों तक का योगफल क्या होगा। ये 4 विकल्प है। हमने स्टूडेंट्स अनंत पदों के योगफल का सूत्र सीख लिया था अभी इस लेक्चर में बेटा, वो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला था a/1 - r। सिंपल बेटा, a का मतलब है पहला पद, फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास यहां पर है 9, अपॉन में 1 - r। r बेटा हमने आपको निकालना बताया था, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर देते हैं, मिल जाता है। तो सेकंड टर्म बेटा यहां पर है -3। याद रखिएगा ये प्लस माइनस है सीरीज, तो ये r की वैल्यू बेटा यहां पर निकालने में T2 की वैल्यू आपको याद रखना ना, ये माइनस में 3 लेनी है। T1 की वैल्यू है 9, आपने इसको कैंसिल किया तो -1/3 मिल रही है। जब माइनस यहां रखेंगे ना बेटा r की जगह माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहां रिजल्ट मिला 9/3 बन जाए 3, और ये 1 हो गया बेटा 4/3। ये आप 3 को यहां ऊपर ऊपर भेजोगे तो ये हो गया 27/4। बेटा यहां 27/4 ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो गया, इसे नोट कर लीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन 3 की पावर n। कह रहे हैं इसका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। आइए बच्चों इसे समझ लेते हैं। मैं आपको पहले इस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुका हूं, समझिएगा ध्यान से। यदि मैं आपसे कहता हूं कि ए बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ए बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो प्यारे बच्चों वो गुणोत्तर माध्य जी होगा। दोनों संख्याओं का आप गुणा करेंगे और 1 जितनी संख्याएं हैं उसको लिख देंगे। अगर मैं आपसे कहता ए बी सी ये 3 संख्याएं हैं, इनका गुणोत्तर माध्य जी बताइए, तो आप क्या कहते, तीनों संख्याओं का गुणा कर देते और 1/3 लगा देते जितनी संख्याएं थी। ऐसे बेटा यहां पर देखते हैं तो 3 की पावर तो 1 है, 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट में पावर n, यानी कि कितने पद हैं ये बेटा, ये n पद हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं।
मैंने अभी क्या कहा, सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। चलिए मैं इन सभी संख्याओं का गुणा कर देता हूं, और गुणा करने के बाद मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट के ऊपर यहां पर क्या लगाएंगे, 1 में जितने हमारे पास यहां पर पद लिखे थे, जितनी संख्याएं थी, मैंने अभी बताया आपको कितनी संख्याएं बेटा, n है, मैंने n लिख दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा गुणे में घाते जुड़ती, यहां पर पावर तो कुछ नहीं, तो 1 है। गुणे में घाते जुड़ती हैं, आप लोग ये जानते होंगे 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। अगर n तक बेटा जोड़ा जाए तो ये आता है n/2n + 1। सिंपल सा फॉर्मूला है, आइए इसको देख लेते हैं। तो बेटा 3 की पावर पर अगर हम 1 2 3 गुणे में घाते जुड़ गई, 1 2 3 और n तक जुड़ी, तो ये हमको रिजल्ट मिल रहा है n/2n + 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने इसको लिखा ब्रैकेट में और होल पावर के बाहर था 1/n, n से n कैंसिल कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 3 की पावर n + 1 और अपॉन में 2। ये हमारा बेटा गुणोत्तर माध्य आ गया है इन सभी संख्याओं का। तो आप अपना विकल्प देख सकते हैं, ये बेटा हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कोशिश आप करिए, पहले वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन नंबर आप जब 4 को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो भी आपका जो है जिस ढंग से वो सॉल्व किया गया था उसी ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप पहले वीडियो को रोक करके उसे देखिए कि कैसे किया गया, फिर आप इसे सॉल्व करने के बाद हमारे सॉल्यूशन को देखिए। आइए मैं डिस्कस कर देता। आपसे कहा गया कि ये हमारे पास जो बेटा नंबर लिखे हुए हैं, इनका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन आपको पता लगाना है। प्यारे बच्चों, गुणोत्तर माध्य निकालने का आप क्या फंडा सीखे हैं कि सभी नंबर्स को गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। 1 × 2 × 2 स्क्वायर × 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट का टर्म है 2 की पावर n। बेटा ऊपर पावर पे क्या लगाएंगे, 1/, जितने पद हैं। तो देखिए अगर हम यहां पर इस पद 1 को छोड़ के इन पदों को देखें तो ये 2 की पावर 1 से शुरू है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन 2 की पावर n। तो ये कितने पद हो गए प्यारे बच्चों, ये तो पद हो गए n, और एक पद ये वाला और था तो n + 1 पद हो गए। हमने यहां पर n + 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती, जैसा कि आप जानते हैं इस 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये 2 की पावर पे अगर हम 1 देख लें तो 2 की पावर पर बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन n तक जुड़ना है, तो इसका सूत्र तो आप जानते हैं n + 1 / 2। और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके हमने देखा पावर लगी थी 1/n + 1। n + 1 से n + 1 कैंसिल कर दिया, 2 की पावर यहां पर n बचा है, नीचे 2 बचा है, तो 2 की पावर n/2। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। हम उम्मीद करते हैं आप में से अधिकांश बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले 3 पदों के योगफलों तथा पहले 6 पदों के योगफलों का जो अनुपात है वो 125:152 दिया जा रहा है, तो आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपसे कह रहे हैं जीपी के पहले 3 पदों का योगफल यानी कि S3 तथा पहले 6 पदों का योगफल यानी कि S6, इनका जो रेशियो है योगफलों का ये 125/152 आ रहा है। तो पहले 3 पदों का योगफल का जो सूत्र होता है ये होगा AR की पावर n-1 अपॉन R-1। अपॉन में चलते बेटा S6 लिख लेते हैं, AR की पावर n-1 अपॉन R-1 इज इक्वल टू 125/152। आइए अब इसको आगे डिस्कस भी कर लेते हैं। बेटा चूंकि हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी तो एक ही थी, किसी गुणोत्तर श्रेणी मतलब एक ही गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसमें R-1 की वैल्यू वही होगी जो यहां पर R-1 की होगी। S3 और S6 में R-1 सेम होगा, A सेम होगा, क्योंकि एक ही गुणोत्तर श्रेणी है तो पहला पद तो वही रहा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये जो आपने ऊपर देखा था तो S3 यानी कि 3 पदों का योगफल, तो n की जगह पर यहां पर आपको 3 लिखना होगा, S3 - 1। नीचे बेटा 6 पदों का योगफल है, इस n की जगह पर आपको 6 लिखना होगा, और यहां पर लिखा है 125/152। यहां पर बेटा जो R6 - 1 लिखा है इसे हम R3 पर स्क्वायर -1 स्क्वायर कर सकते हैं। A² - B² का फॉर्मूला लगा देंगे तो A + B A - B बेटा, तो यहां पर हो गया R3 - 1 अपॉन R3 + 1 R3 - 1। बेटा ये भी हम आपको यहां पर समझा चुके हैं, 125/152। ये R3 - 1 ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको ये मिल रहा है
आप क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, चूंकि ये 1 में मिल रहा है, जब आप इसको पलटेंगे तो r की पावर 3 + 1 होगा, फिर आपको इधर भी पलटना पड़ेगा, 152/125, ठीक है। ये -1 इधर हो जाएगा, 1 चूंकि प्लस का है उधर जाके -1 हो जाएगा। r3 = 152/125 - 1। r3 = बेटा ये इधर जाएगा, एलसीएम होकर के 152 से 125 जाएगा, ये बचेगा 27 और नीचे आ रहा है 125। तो r बराबर ये बेटा जो है 27 को आप लिखते हो 3 का क्यूब और 125 को लिखते हो 5 का क्यूब, तो पावर 3 से 3 कैंसिल हो गई। r की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स 3/5। 3/5 बेटा हमारा यहाँ पहले वाले ऑप्शन में ही है, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। तो आइए साथियों एक बहुत प्यारे क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद x और उसका योग 5 है। तो ये 4 विकल्प है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको एक छोटा सा मेथड नहीं आता है तो आप इस सवाल में फंस जाएंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात बेटा, अनंत पदों के योगफल का सूत्र होता है इनफाइनाइट बराबर a/1 - r। ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ रखा है। योगफल हमें बता रहे हैं 5 है, a यानी कि पहला पद वो बेटा x है, 1 - r। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है। 1 - r हमने यहां पर पहुंचा दिया, इस 5 को हमने यहां पर इसके नीचे लिख दिया x/5। ये r हमने इधर भेजा और x/5 ये इधर आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, ये r की जो ये वैल्यू है हमें पता चल गई। अब क्या है, r की ये वैल्यू ध्यान रखना, अनंत पदों के लिए बेटा हमने ये पढ़ रखा है। आप मेरे लेक्चर को वापस चला के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो r है कॉमन रेशियो सर्वानुपात -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। इस r की जगह ये वैल्यू आप डाल देंगे, क्या है बेटा 1 - x/5। ये वैल्यू आपने r के प्लेस पे लिख दी और यहां पर ये लिखा हुआ था -1 और +1, ठीक है। अब क्या करना है, आपको x की वैल्यू लानी है। 4 ऑप्शन आप देखें तो x ही चाहिए आपको। आप सबसे पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले आप काम करोगे इस 1 को हटाओगे, यानी कि यहां से 1 माइनस करना है। इसका मतलब है सभी में माइनस करना है। यहां आपने 1 को माइनस किया तो -2 मिला, यहां से आपने -1 को यहां पर ऐड किया है, -1 किया तो वो खत्म हुआ, यहां पर आपने किया तो ये 0 हो गया। अब आपको x चाहिए तो 5 हटाना है, 5 का गुणा कर देंगे। जब 5 का गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर 5 का गुणा करेंगे ये मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब हम माइनस का गुणा करते हैं तभी तो हमें x मिलेगा, ये तो भी माइनस का x है, हमें तो प्लस का चाहिए। हमें माइनस का जब गुणा करेंगे तब ये तो प्लस का मिलेगा। जब माइनस का गुणा करते हैं, याद रखना प्यारे बच्चों, यहां साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाता है। हमने माइनस का गुणा किया तो ये हमें क्या मिला, 10 मिला। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट गया, ये माइनस से प्लस हुआ, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट गया, यानी कि हमें क्या पता चल गया, x की वैल्यू 0 से ज्यादा और 10 से कम है। x की वैल्यू 0 से ज्यादा और 10 से कम है, यानी कि हमारा बी वाला विकल्प सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, से नोट कर लीजिए। आइए साथियों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिश कीजिए, पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, इसे स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीखने को काफी कुछ मिलने वाला है इस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पहले आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा कि मैंने कैसे किया। सवाल लिखा हुआ है कि एक गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या यहां पर सम है। सम का मतलब है बेटा इवन पद है, या 2 पद होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, ऐसे ही आपको यहां पर सम पद दिए जा रहे हैं, यानी कि इवन टर्म है यहां पे जीपी में। आगे क्या कहना है, यदि सभी पदों का योग विषम स्थान वाले पदों के योग का 5 गुना हो। एक काम करते हैं, चूंकि हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन होते हैं, हमारे पास वहां पर टाइम नहीं होता है, हमें पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व होगा। शॉर्टकट क्या है प्यारे बच्चों, हम यहां पर कह देते हैं सिंपल, हमारे पास एक पद है बेटा पहला वाला a और दूसरा पद है ar। जैसा कि हम जानते हैं जीपी में पहला पद a दूसरा ar हो। अब यहां पर पद कितने हैं, संपद है, यानी कि यहां पर इवन टर्म है वो है 2। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे क्या करें, सभी पदों का योग। चलिए सभी पदों का योग कर लेते हैं। ये 2 ही पद थे, मैंने सभी पदों का योग किया। सभी पदों का योग विषम, विषम क्या है बेटा, विषम स्थान पे केवल a ही तो है, एक ही पद तो है ये विषम। विषम स्थान वाले पद के योग का, तो योग क्या है, वो तो अकेले ही पद है, उसका 5 गुना है। चलिए भाई इसको मैं a को 5 गुना कर देता हूं, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं सर्वानुपात r का क्या मान होगा। प्यारे बच्चों हमने यहां पर ar रखा, ये 5a, ये इस a को मैंने उधर भेज दिया, तो ar की वैल्यू हो गई बेटा 4a, a से a कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई 4, यानी कि सर्वानुपात 4 हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। बेटा इससे
कम में, इससे कम टाइम में आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको मैंने जो क्वेश्चन का मेथड बताया बेटा, ये शॉर्टकट है, आपको इसे सीखना जरूर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 9 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एन के किस मान के लिए फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन एक्स तथा वाई का गुणोत्तर मान यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस। ठीक है, आपसे कहा गया है एन का ऐसा कौन सा मान होगा कि एक्स वाई का गुणोत्तर मान दिए आएगा। आपके पास 4 विकल्प है। प्यारे बच्चों, आइए अब इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एन की वैल्यूज हैं, 4 ऑप्शन है, हम क्या करते हैं, इसे एन की वैल्यू को यहां पर -1/2 हम रख करके चेक कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। एन के प्लेस पर -1/2 लिखा, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आएगा, प्लस यहां पर बेटा हमने एन के प्लेस पर -1/2 लिखा तो यहां पर हमें 1/2 आ रहा है, और यहां पर बेटा हमने -1/2 लिखा तो 1/x की पावर 1/2 प्लस 1/y की पावर 1/2। बेटा जी ये मिल रहा है x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 अपॉन में यहां आ जाते हैं x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, ये एलसीएम हो गया, ये इधर आ जाएगा और ये इधर शिफ्ट होगा। कुल मिला के जो ऊपर लिखा हुआ था यही मिल रहा है, x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, ये इससे कैंसिल हुआ बेटा, ये ऊपर चला गया। इसको हम क्या लिखते हैं, रूट के अंदर एक्स वाई। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे कहें एक्स वाई का गुणोत्तर माध्य बताइए तो एक्स वाई का जो गुणोत्तर माध्य होता है वो अंडर रूट के अंदर एक्स वाई तो आता है, जो कि आपको यहां पर प्राप्त हो गया। तो बेटा हमारा ये पहला वाला विकल्प सही है। एन की वैल्यू पूछी जा रही थी, एन की वैल्यू हो गई -1/2। एन की वैल्यू -1/2 के लिए एक्स वाई का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन ये होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसे ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 4/5 है, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 4/5 एंड फर्स्ट टर्म इज 3/4, पहला पद 3/4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि कॉमन रेशियो और सर्वानुपात आपको निकालना है। तो आइए प्यारे बच्चों इसको देख लेते हैं। हम जानते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 - r। a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशियो। a पहला पद और r सर्वानुपात होता है। अनंत पदों का योग प्यारे बच्चों हमको यहां पर दे रहे हैं 4/5। हमने ये s इनफाइनाइट की जगह 4/5 लिख दिया। इसका पहला पद यानी कि a की वैल्यू है 3/4। चलिए a की वैल्यू 3/4 लिख लेते हैं और 1 - r हुआ, यहां पर हुआ 4/5। आगे बढ़ते हैं तो 1 माइनस बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो यहां पर हो जाएगा 4 चौको 16 - 16r और 5 तिहाई 15। ये 16r आप इधर भेज देंगे और बेटा ये इधर आएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा, ये आएगा 1। तो r की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ये हो गई है 1/16। ठीक है, 1/16 ये हमारी वैल्यू हो गई है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं बेटा। हम लोगों ने गलत तो नहीं किया हुआ है। ए के प्लेस पर लिखा है 4/5, ओ नहीं ए के प्लेस, हाँ ठीक है, ए के प्लेस पे तो 3/4 था, 3/4 लिखा। 1 - r इसका प्रोडक्ट हुआ 4 चौको 16, 16 - 16r, 5 तिहाई 15, ये इधर ले गए। ठीक है, r की वैल्यू 1/16 आ रही है, लेकिन बेटा हमारे पास किसी ऑप्शन में 1/16 नहीं है। ऐसा कर लो कि आप इसको डी वाले को इसको हटा करके इसके प्लेस पर लिख लो 1/16। ये मुझे लगता है मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गया है ऑप्शन देने में आपको। ठीक है, ये हमारा इसका डी वाला विकल्प आप कर लीजिए सही, 1/16। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 11 को डिस्कस करते हैं। पहले आप कोशिश करिए कि वीडियो को रोक करके आप इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप देखना बेटा कि आपने जो किया हुआ है और मेरा वाला जो सॉल्यूशन है वो उसमें से आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, आपको सीखने को मिलेगा, तो आप अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा। चलिए मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। कह रहे यदि किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, यानी कि जो किसी गुणोत्तर श्रेणी, अगर गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो क्या होती है बेटा, ए होती है, ए आर है, आगे ए आर स्क्वायर है, और यही हमारे पास कंटिन्यू होकर के इनफाइनाइट तक जाता है। तो सवाल में कहा गया किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, पहला पद क्या है बेटा, ये है पहला पद ए है। तो ये जो पहला पद ए है ये शेष पदों के योग, तो बाकी ये जो शेष पद है बेटा ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, इनका योग क्या होगा। क्या हो जाएगा बेटा, ए आर, यही तो पहला पद होगा, a/1 - r, r तो r ही रहेगा। ठीक है,
चलिए ये हो गया बेटा। तो क्या हुआ, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला जो पद है वो शेष पदों के योग के 2 गुने के, चलिए भाई 2 गुने के बराबर है। चलिए बराबर कर दिया है। अब आगे देख लेते हैं। ए से ए कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 माइनस आर हमारा इधर चला जाएगा, यहां पर हो गया है 2r, ये r आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो 2r और r हो गया 3r, यहां बचा 1, तो r की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 1/3। 1/3 यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। ये 12 लिखा हुआ है समीकरण x² माइनस 18x प्लस 9 बराबर 0 कह रहे हैं, इसके मूलों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। यदि हमें इसके मूल पता चल जाए तो उनका गुणोत्तर माध्य आपको पता चल जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसके जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो पहले मूल को मैं a कह रहा हूं और दूसरे मूल को मैं b कह रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मूलों का गुणोत्तर माध्य। पहली बात तो मूलों का अगर हमारे पास मूल a और b है तो इनका गुणोत्तर माध्य g जो होगा बेटा वो होगा √ab, यानी कि मूलों का गुणनफल हमें पता चल जाए तो उसका वर्गमूल ले लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो मूलों का गुणनफल बेटा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/, तो c की जगह पर हो गया 9, a की जगह पर हो गया 1, तो ये बेटा आ गया ab की वैल्यू कितनी, ये 9 आ गई। और हमें इसका गुणोत्तर माध्य चाहिए था तो ये g चाहिए था, तो g बराबर हो गया √ के अंदर 9, यानी कि ये गुणोत्तर माध्य का जो वैल्यू आ रहा है बेटा ये आ रहा है 3, यानी कि हमारा ए वाला विकल्प सही हो गया, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 13 को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। लिखा हुआ यदि y बराबर x माइनस x² प्लस x³ माइनस x⁴ एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक है, तो आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी। ये अल्टरनेट पर बेटा प्लस माइनस आ रहे हैं, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक है, तो ये जीपी सीरीज है। अब आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। आइए बच्चों देख लेते हैं। बेटा यहां पर अगर हम देखें ये जीपी सीरीज जो हमारे पास लिखी हुई है, इसके अनंत पदों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है s इनफाइनाइट का a/1 माइनस r। a है पहला पद, वो है बेटा यहां पर x, 1 माइनस r, r बेटा यहां सर्वानुपात होता है। ये कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है -x², फर्स्ट टर्म है x, आपने x से x कैंसिल किया तो r की वैल्यू आ गई -x, यानी कि यहां पर बेटा जब माइनस रखेंगे माइनस का x यहां पर r की जगह, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, अब हम इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। बेटा ये हो गया y प्लस xy इज इक्वल टू x, आप x को उधर शिफ्ट कर दोगे, तो बेटा जब आप x उधर करोगे, सॉरी xy उधर शिफ्ट करोगे, तो यहां से आपने x कॉमन किया तो आपको क्या मिल गया 1 माइनस y। आपको x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, यहां y है और ये नीचे डिवाइड में चला गया 1 माइनस y। आपको x की वैल्यू पूछी जा रही थी y/1 माइनस y, यानी कि हमारा a वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लें आप लोग। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 14 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत गजब का है। आइए प्यारे बच्चों इसको डिस्कस करते हैं। सवाल में कहा गया कि ये समीकरण लिखा हुआ है, कहने इसके कितने हल होंगे। आइए प्यारे बच्चों इसको समझते हैं। आप लोग एक छोटी सी बात है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम सभी बच्चे ये जानते हैं कि समांतर माध्य का मान हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको अगर हम पूरा, अभी मैंने चूंकि एचपी डिस्कस नहीं की इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर भी दे रहा हूं, यहीं पर बता देता हूं कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर या बड़ी होती है और ज्योमेट्रिकल मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन के बराबर या उससे बड़ी होती है। चूंकि यहां पर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न को हमारा बेटा, इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो हमारा इसी आधार पर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को लेना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। तो देखिए अगर मैं आपको कह दूं कि दो संख्याएं हमारे पास हैं 5 की पावर x और दूसरी संख्या है 5 की पावर -x, अगर मैं ये दो नंबर ले लूं, दो संख्याएं ले लूं, तो इनका अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन के से बड़ा या उसके बराबर होगा। आइए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन लूं तो समांतर माध्य तो ये होता है a + b/2, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ज्योमेट्रिकल मीन लूंगा तो अंडर रूट के अंदर बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -x। बेटा गुणे में घातें जुड़ जाती हैं
तो 5 की घात 0 होगा, ये वैल्यू 1 होगी, और अगर हम 1 का वर्गमूल ले तो 1 आएगा, यानी कि रिजल्ट मिला हमको 1। यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास है 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x अपॉन में 2। अगर मैं इस 2 को यहां प्रोडक्ट कर दूं तो बेटा ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास ये कहा गया है कि 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x की वैल्यू ये लिखी हुई है। आइए हम इसके प्लेस पे ये वैल्यू डाल देते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, साइन e की पावर x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये वैल्यू लिखिए 2 के बराबर। अब आइए इसको ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर बताया था तो मैंने इसको डिस्कस भी किया था, फिर से समझ लीजिएगा बेटा। याद रखना साइन थीटा की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें इस बात को, साइन थीटा की वैल्यू बेटा हमेशा 1 या 1 से कम होती है। साइन थीटा की वैल्यू अधिक से अधिक अगर है तो वो 1 ही होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर ये थीटा के प्लेस पे बेटा, तो क्या कह रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी है कि 1 से कम होती है, अधिक से अधिक वैल्यू है तो 1 है, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, ये वैल्यू तो 2 आ गई। ऐसा संभव नहीं है। आपसे कह रहे हैं इसके कितने हल है, इसका अगर ये कंडीशन बन रही है तो इसका कोई भी हल नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। इसका जवाब हो गया बेटा जी नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। हमारे पास विकल्प है केवल 1 है, केवल 2 है, कुछ कह नहीं सकते, कह तो सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं, कोई हल नहीं होगा, यानी कि हमारा नन ऑफ दीज, ये विकल्प सही हो गया, डी वाला ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। इस लेक्चर में बेटा मैं आपको अब लास्ट क्वेश्चन बताने चल रहा हूं, बाकी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 15 को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि किसी धनात्मक गुणोत्तर श्रेणी मतलब आर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगी, किसी धनात्मक गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी सीरीज का जो प्रत्येक पद है अपने पूर्व के 2 पदों के योग के बराबर है, तो श्रेणी का कॉमन रेशियो समानुपात आर का मान क्या होगा। आइए बच्चों इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हमसे कहा गया गुणोत्तर श्रेणी धनात्मक है, हम क्या करते हैं कि एक गुणोत्तर श्रेणी हम ए आर स्क्वायर ये कंसीडर कर लेते हैं। अब हमसे कह रहे हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रत्येक पद है अपने पूर्व के 2 पदों के योग के बराबर है। अपने पूर्व के, तो आइए देख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि हम गुणोत्तर श्रेणी में एक ये पद ले लेते हैं, तो ये पद हो गया ए आर स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पद, मान लीजिए इस पद की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक पद अपने पूर्व के, तो पूर्व के ये है, तो पूर्व के 2 पदों के योग के बराबर है। चलिए हम कर देते हैं इसका योग, ए आर इसके योग के बराबर है। अब हमसे आर की वैल्यू पूछी जा रही है। हमने डियर स्टूडेंट्स यहां से ए कॉमन कर लिया, तो ये मिल गया 1 प्लस आर, और ये है ए आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें मिल रहा है आर स्क्वायर। ये बेटा 1 प्लस आर हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमें यहां से बेटा ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इधर आकर के दोनों निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू 0 के बराबर। देखते हैं तो फैक्टर तो हो नहीं रहे इसके। अब हम क्या करेंगे, जब किसी समीकरण के फैक्टर नहीं होते हैं किसी द्विघात समीकरण के, तो उसे धराचार फॉर्मूले से लगाया जाता है। धराचार का सूत्र क्या होता है, यदि हमारे पास द्विघात समीकरण हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके गुणनखंड नहीं होते हैं, तो बेटा जी x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आइए बच्चों हम यहां से abc की वैल्यूज में पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो रही है यहां पर 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। ये वैल्यूज हम यहां पर डाल देते हैं। हमारा ये समीकरण x में द्विघाती है, लेकिन ये वाला क्या है r में द्विघाती, तो r का मान आएगा। तो चलिए यहां पर पुट कर देते हैं -1 बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 -4ac अपॉन में 2a। तो प्यारे बच्चों r की वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5/2। इसका ये मतलब है हम r की वैल्यू जो कहेंगे, एक वैल्यू तो होगी 1 प्लस रूट 5/2 और दूसरी वैल्यू r की होगी 1 माइनस रूट 5/2। अगर
ये वैल्यू हम लेते हैं तो √5 की वैल्यू बेटा 2 और 3 के बीच में होगी, और जब 1 से माइनस करेंगे तो टोटल r की वैल्यू यहां से हमें कैसी मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। लेकिन यहां से r की वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। हमसे कहा गया था कि गुणोत्तर श्रेणी हमारी कैसी है, धनात्मक है। तो बेटा हम ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, हम ये वैल्यू लेंगे, r की वैल्यू आ रही है 1 + √5/2। बेटा ये हमारे 4 विकल्पों में बी वाला विकल्प सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट को समझा, ट्रिक समझी, मेथड को समझा, फिर हमने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बचे इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं, ज्यादातर बुकों से मैंने क्वेश्चंस लिए बेटा। बाकी जो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हें मैं आगे के लेक्चर्स में 1 बाय 1 करके डिस्कस कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।